हाँ चलिए, इसमें देखिए क्वेश्चन है, इसमें 44वां क्वेश्चन है। 16 वर्ष कोई धनराशि, मतलब एक धनराशि कह रहा है, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है। कोई धनराशि 16 वर्ष में, तो कोई धनराशि का मतलब मूलधन, कोई धनराशि का मतलब मूलधन, वो मान लेते यक्ष है। और 16 वर्ष में समय, 16 वर्ष में कितना, 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू, दुगनी हो जाती है। तो साधारण ब्याज से दुगनी, तो दुगनी कौन हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है, लास्ट में जो हमको मिलता है, समझा रहा ना। हाँ, तो मिश्र धन हो जाता है। तो कितने % की दर से, नहीं दिया है, दर नहीं दिया, वही दर निकालना है। मिश्र धन कितना हो जाता है, द्विगुनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है कहता बाबू, लेकिन पेपर में कह रहा दुगनी हो जाती है। तो दुगनी का मतलब कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोई धनराशि है और 16 वर्ष में और साधारण ब्याज की दर से वो दुगनी हो जाती है, तो इसका मतलब मूलधन x रहा होगा, तो ये 2x नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये मिश्र धन, तो ब्याज कितना हो जाएगा मुझे बताइए। तो मिश्र धन में से आप मूलधन घटाते हो, तो 2x में से आप x घटा दोगे। ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। अब हमको ब्याज निकालना बाबू, तो ब्याज कितना आया, x आ गया। कितना गया, x आ गया। तो जब ब्याज आ गया तो हमको दर निकालना, क्या निकालना बाबू, दर निकालना है। तो SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे कितना हो जाएगा 100। इसे थोड़ा यहाँ कर देंगे, तो SI कितना हो जाएगा, x इंटू और हो जाएगा 100 बराबर P मतलब x, R हमको निकालना है, T कितना है 16, सबको इधर ले आते हैं। तो x गुणे 16 और इसको x गुणे 100 कर दे रहे हैं। और देखो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, 4 चौको 16, 25 चौको 100, तो कितना देगा 25 बटे कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मान लेते हैं कोई धनराशि बाबू, कोई धनराशि है, वो 2 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, मतलब ए तिगुनी, तो यहाँ 3 कर देंगे। तो यहाँ अगर मूलधन x रहेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो ब्याज कितना आ जाएगा मुझे बताओ, 3x में से x घटा देंगे, 2x आ गया। हमको रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट। तो फिर से आप लगा दीजिएगा रेट, देखो r बराबर सबको इधर लाएंगे, तो SI इंटू 100 और P इंटू T इधर कर देंगे 100%। बस आप SI का मतलब कितना 2x लाला 100 बटे P कितना है x और T कितना है, तो काट दीजिए, 2 से 2 100 आ जाएगा, बस 100%। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ समाप्त करना है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, साइड वाला अच्छा है। इसके बाद हम कार्य और अभी कितने चैप्टर बचे हैं, 100%। चलिए इसी में एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं बाबू, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, दो लंबवत समान होती है, ऐसा नहीं समान भी नहीं होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम बताओ समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री, ऐसे बताओगे, जो 90 डिग्री का होता है, ऐसे बताओगे, जो 90 डिग्री का होता है, ऐसे बताओगे, ऐसे बताओगे,
समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? ठीक, ये कोण, ये कोण, ये कोण, जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण वाले त्रिभुज के सामने वाले को हम कर्ण, ये हमारा आधार, ये हमारा लंब। लंब और आधार का मान चेंज हो सकता है, बदल सकता है। अगर आप इसको थीटा मानोगे तो ये लंब हो जाएगा, इसको थीटा मानोगे तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बात मत करेंगे। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत, मतलब समकोण त्रिभुज होने के लिए दो लंबवत होना चाहिए, एक दूसरे पर क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए। ये वाला इस पर लंब है और ये वाला इस पर लंब है, लंबवत होना चाहिए। और दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर है। दो लंबवत भुजाएं कितने हैं? 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो ये 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं छोटा भुजा है, और ये लंबवत भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप निकालो। तो त्रिभुज का परिमाप कहे चाहे आयत का परिमाप कहे, सभी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। सभी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। तो यहां हमें केवल दो भुजा पता है, हमें केवल दो भुजा पता है, तीसरा भुजा हमको नहीं पता है। तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है। और ये प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर है ना, प्लस आधार का स्क्वायर। देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 90 अंश का जो कोण बन रहा है उसी के सामने वाले भुजा को हमेशा कर्ण मानते हैं, और कर्ण का मान कितना है हमको वही निकालना है। तो स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? रूट में, और ये वर्गमूल हो जाएगा। लंब का मान 12, आधार का मान 5, 12 का वर्ग करेंगे 144, 5 का वर्ग करेंगे 25, 169, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। तो ये बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये 13, 12 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। ठीक है ना? तो इसको नोट कर सकते हो क्वेश्चन को, इसको नोट कर लीजिए। इसमें अगला जो क्वेश्चन है बाबू 51 में ये कह रहा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। ये हमारा डिब्बा मान लेते हैं, बॉक्स मान लेते हैं, और इसमें कितने कुल अंडे हैं? 500 अंडे हैं। 3/25 भाग अंडे टूट गए। इसी का 3/25 भाग अंडे टूट गए, और शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष जो बचे अंडे हैं उसी का 4/5 भाग बेच दिया गया। 500 अंडे थे, 500 अंडों का 3/25 भाग टूट गया, बचा शेष जो बचा है उसी का कितना? 4/5 भाग बेच दिया जाता है। क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। तो शेष बचे अंडों की संख्या कितना होगा? मस्त क्वेश्चन है, और हर साल इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। इस तरह से हर साल क्वेश्चन आते हैं। कभी पक्षियों से संबंधित देता है, कभी अंडे से संबंधित देता है, कभी छात्रों से संबंधित देता है। हर साल आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है। बस आपको बनाना सीख जाओ, कैसे करना है, कुछ करना नहीं है। देखो 500 का 3/25 भाग बाबू वो टूट जाता है, तो निकाल लीजिए 500 का 3/25 भाग कितना हो जाएगा? तो 500 का 3/25 भाग, तो इस जगह 500 का और 3/25 25 से भाग देंगे बाबू, कितना आ जाएगा? 20 या 60 आ जाएगा। मतलब 60 अंडे टूट गए। 60 अंडे क्या हो गए? टूट गए। तो बचा कितना? आप घटा लीजिए ना,
500 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 500 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 440 अंडे अभी बचे हैं। अब 440 अंडों में से 4/5 भाग बेच दे रहा है। क्या कर दे रहा है? बेच दे रहा है। 440 का 4/5 भाग निकालेंगे, ना कि 500 का निकालेंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 440 का निकालेंगे ना। कितना का निकालेंगे? 440 का निकालेंगे। तो 440 का कितना भाग? 4/5 भाग। तो इसका निकालेंगे। किसका निकालेंगे? इसका ना। तो मुझे बताइए 440 का मतलब बुरा 4/5 काट दीजिए, कितना आ जाएगा? कितना? 5 40, 4 5 40, तो 88 उड़े कितना? 4। तो कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 352। मतलब 440 अंडे जो बचे थे उसी में से इतना बेच दिया। तो कह रहा बचे कितने? तो इसी में से घटा दो, इसी में से घटा दो। तो बचे अंडे, बचे अंडे, तो बचे अंडे जो है मुन्ना कितना हो जाएगा मुझे बताइए? 4400 में से 352 क्या कर देंगे? घटा देंगे, है ना? कितना? हाँ, कितना देगा? या कितना होता है? 13 में से 5 गया 8 आ गया, है ना? तो 88 आंसर कितना देगा बच्चों? मतलब 88 अंडे बचे भी है। सुना ना? हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन इसको नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। हो गया? सुनो तो ना है? हो गया? हम पढ़ा रहे थे कैसे तो हमारा हो गया? हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तुम्हारा ये वाला करूंगा, वो वाला बड़ा फास्ट है। क्या पढ़ाएंगे तो समझाएंगे तो ये नोट नहीं कर रहे थे। कैसे नोट कैसे हो गया? अच्छा पहले से कर दिया। नहीं हम लोगों का नोट कर रहे हैं। चलो मैथ का कोई क्वेश्चन छोड़ के आएगा भी नहीं, और 20 में 20 क्वेश्चन करके सॉल्व करके अच्छी ढंग से आना है, ठीक है ना? चलो देखो, इसमें कह रहा बाबू कि 20 मीटर और 12 मीटर 10 मीटर की कच्छ की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है? मतलब एक फर्श है, एक क्या है बाबू? फर्श है, इस तरह से है फर्श, इस तरह से है, और इसकी जो लंबाई है 12 मीटर। फर्श की लंबाई कितनी है? और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। और इसी फर्श को ढकने के लिए कितने पट्टियों की आवश्यकता है? कितना कितना पट्टी कौन है? कितना कितना बाबू दे दिया है इसमें? 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। मतलब कितनी पट्टियां लगेंगी? इसका मतलब है कि एक आयताकार फर्श है, फर्श है ना? उसी में टाइल बैठाना है। क्या बैठाना है? टाइल। और उस टाइल की लंबाई और चौड़ाई दिया है, और पूरे फर्श की लंबाई चौड़ाई दिया है। कुछ करना नहीं है, पूरे फर्श की क्षेत्रफल में एक टाइल वाले क्षेत्रफल से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो ये फर्श की लंबाई 12 मीटर और ये 10 मीटर, और ये जो है टाइल वाला जो दिया है 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ आयताकार फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हो जाएगा आयताकार, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बट्टे बाबू टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। ये तो हम इसे पढ़ा क्या है ना? तो आयताकार फर्श की लंबाई कितनी? 12 मीटर, चौड़ाई कितना? 10 मीटर। तो ये आ जाएगा 12 गुणे कितना? 10। ये तो मीटर मीटर में है। हाई देखिए जो टाइल है 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर है। हाँ ये सेंटीमीटर है, और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है। ये सब किसमें है बाबू? मीटर में। किसमें है? मीटर। क्या आंसर ऐसा काट देंगे आंसर आ जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये किसमें है? मीटर में। मीटर में है बाबू। तो आप मीटर को किसमें बदल लीजिए? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर में कितने? 1200। कितना हो जाएगा? 1200। 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1000। हाँ आप 1000। और ये हो जाएगा 8 और 10। अब तो काट देंगे ना बाबू, तो 10 दाइयां 100। ओहो 0 0 कटेगा 100 आएगा ना। इसको काट देते हैं 4 दूना 8। अच्छा डायरेक्ट काट देते हैं 8 कम 8, और ये मुन्ना 8 कम 8।
4 आएगा 8 पंचे 40, 150, 150 का गुणा 100 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 टाइल लगेंगे। कुल कितने टाइल लगेंगे 15,000। हाँ 15,000। ऐसे करना है, डायरेक्ट आप भाग दीजिए आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं औसत से, ठीक है बाबू। चलिए हेडिंग डालेंगे औसत। क्या हेडिंग डालेंगे औसत। आज पूरी आपकी पढ़ाई हाँ चलो औसत। औसत से संबंधित क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ दोपहर करा दोपहर बाद 3:05 दोपहर बाद। ए बाबू दोपहर बाद 12 जैसे बजता है दोपहर में है ना, तो एएम पढ़ा जाता है कि पीएम पढ़ा जाता है पीएम पढ़ा जाता है। लेकिन देखो ये दोपहर हो गया, क्या हो गया दोपहर हो गया, और ये क्या हो गया शाम हो गया, और ये क्या हो गया रात हो गया, क्या हो गया रात हो गया। इसके पहले कौन आ गया सुबह। ये तो होता है सुबह दोपहर शाम रात है ना। चलो अरे दिन में दोपहर नहीं हो गया, दिन में बता क्या। चलो अब ये सुबह लगा दोपहर 12 बजे के पहले है ना, ये सब सुबह के अंतर्गत आता है। दोपहर मतलब 12 बजे के पहले, जैसे 12 बजेगा दोपहर हो जाएगा, जिसे 12 बजेगा दोपहर। अब कैसे कब तक चलेगा ये 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक। कहाँ 5 बजे के पहले, 5 बजे के पहले ही ये दोपहर के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसे 5 बजेगा तो क्या हो जाएगा शाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा शाम हो जाएगा। लेकिन जब जैसे अंधेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंधेरा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा बाबू रात हो जाएगा है ना। अब देखो इसके पहले जो इधर आएगा वो क्या होता है एएम, और दोपहर के बाद को पीएम। कब तक 12 बजे रात तक, कितने 12 बजे। अब फिर जैसे 12 बजेगा, 12 बजे के बाद जैसे 1 बजेगा फिर क्या बन जाएगा बाबू एएम बन जाएगा, क्या बन जाएगा एएम बन जाएगा। समझा ना। तो इसमें गलती मत करना। तो कह रहा है कि दोपहर 12 दोपहर यहाँ लिख दे रहे हैं दोपहर 3:05। तो बताइए ये किसका क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 3 हाँ 5 है ना, ये लिखा जाएगा पीएम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बाबू, क्योंकि दोपहर की बात कर रहा है, दोपहर ये 12 बजे की बात कर रहा है उधर, तो पीएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पीएम हो जाएगा ना। क्या चलो आप औसत हेडिंग डालें, बच्चे देखेंगे कहेंगे नहीं औसत में कहा गया। अटक मारेंगे अभी। एक क्वेश्चन आया था औसत, एक क्वेश्चन आ गया था उसमें मैंने बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन औसत से संबंधित, ये औसत से क्वेश्चन कहा गया औसत औसत औसत। हाँ लिखिए एक क्वेश्चन बोल दे रहे हैं आप लोग कीजिए। औसत तो दिख नहीं रहा हाँ है, औसत में कम क्वेश्चन आता है। चलिए अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देख लेते हैं पेपर, देख लेते हैं सब। हाँ यहाँ औसत दिया है। हाँ इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना है। सेट के परिणाम जो है 567, 434 और 323 और 290 और 401, इसका औसत बताना है। इसका औसत क्या होगा। हाँ इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा। इतना टाइम लगा रहे हो, हम आपको ट्रिक्स बताए थे। इतना टाइम लगाओगे तो कैसे पेपर में कर पाओगे, इतना आसान क्वेश्चन था। हमने कहा था पहले आरोही क्रम में कर लेना। क्या कर लेना आरोही क्रम में कर लेना है ना। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बढ़ती क्रम। क्या होता है बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा कौन सा है 290, 323, 401, 434 और 567। ये हमने कहा था कि देखो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या विषम है ना। तो जब विषम हो बाबू तो दाएं तरफ और बाएं तरफ
दोनों को बराबर बांटो, अब बीच में जो बचेगा वही आंसर है ना। तो ये दो इधर बांट दिया और दो इधर बांट दिया, तो बीच में कौन आया? 401 आंसर आ गया। जोड़ने गए थे, उसको भाग देने गए थे, पता नहीं क्या बुद्धि तुम लोग का है। चलिए अगर मान लेते हैं ऐसे आ गया 7 5, इसका औसत बताइए कितना आएगा? 8 9 7 5 का खट से आंसर बताइए। 16 आएगा सर। कितना आएगा? 16 आएगा। नहीं सर 15 आएगा 15। गलत है, गलत है। मैंने आपको बताया था कि आप पहले आरोही क्रम में करेंगे 15 आएगा 15। 5 और 7 और 8 और 9 आरोही क्रम करने की बात, ठीक है ना। अब देखते हैं संख्या 1 2 3 4 4 एक विषम संख्या की सम संख्या, सम है। जब सम होता है तो बीच वाले को 2 को पकड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो इसको इधर कर दिया, इसको इधर, तो बीच को 2 पकड़ा, 8 7 15 का आधा करेंगे तो वो हमारा औसत आ जाएगा। 15 में 2 से भाग देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। बुद्धि कहाँ थी? आसान क्वेश्चन नहीं बना। तुरंत बताना चाहिए ना, तुरंत बताना चाहिए। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब 2 से अगर भाग देंगे जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करना है, समझना। चलिए आपको जल्दी से बताइए आंसर कितना आएगा? कितना आएगा औसत? 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए दोनों का आंसर। 7 इसका 7 रहेगा। 2 5 7 8 9, 2 इधर साइड किया, 2 इधर, 5 7 8 9, बीच को 2 को पकड़ेंगे, 8 से 15 15 बटे 2, 15 बटे 2, 15 बटे 2 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5, 7.5। चलिए ठीक है। 08035 छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग निकालना है। छोटी संख्या बनाइए बड़ी संख्या और दोनों का योग निकालिए, कितना आएगा? 4 अंक दिए हैं, छोटी संख्या बनाना है बड़ी संख्या, उनका योग निकालना है। छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग निकालना है। छोटी संख्या बड़ी संख्या कितना आ जाएगा? 11,588 चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8530, बड़ी संख्या हो गया। छोटी संख्या ऐसे बना देंगे, गलत हो जाएगा, ये तो 3 अंक का माना देगा, तो ये 3 को आप पहले कर लीजिए। अब ये छोटी संख्या बनेगा। अब योग कह रहा बाबू, तो योग कर लीजिए 8 8 5 और 1 आ गया, कितना आया? 11,000। चलो ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये इसको क्या पढ़ते हैं? 100। इसको क्या पढ़ते हैं? 50 पढ़ते हैं। तो मुझे बताओ ये क्या लिखा? 40 ये मैंने क्या लिख दिया? 41 ये मैंने क्या लिख दिया? 45 चलो बढ़िया। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग कितना आएगा? प्रथम 5 सम संख्याओं का योग 30 कितना आ जाएगा? 30 प्रथम 5 सम संख्याओं का योग का फार्मूला n × n + 1। अगर विषम कहता तो क्या करते? अंतिम संख्या का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर देते, ठीक है ना। तो ये सम कह रहा है तो 5 गुणे या 5 1 6 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ कहता प्रथम 5 संख्याओं का योग तो कितना आएगा सर? प्रथम 5 संख्याओं का योग, सम नहीं रहेगा, प्रथम 5 संख्याओं का योग तो कितना देगा मुझे बताओ? 15
तुम मुझे बताओ प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग तुम बताओ कैसे निकालेंगे? हाँ? तुम बताओ। 5 रहे 15 रहेगा तुम बताओ। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम नहीं हमको बताना है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तुम बताओ जी। 15 तेरा प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग। तो जब कहेगा प्रथम 5 संख्याओं का योग लाला, है ना, तो कुछ करना नहीं है का योग, तो आप ये लगा दीजिएगा n इंटू एन प्लस 1 बटे। और जब कहेगा सम संख्या, क्या प्रथम 5 सम संख्या, तो n इंटू एन प्लस 1। कहेगा विषम, क्या विषम जब कहेगा तो आप n स्क्वायर कर दीजिएगा अंतिम। तो जब सम कहेगा तो 5 यहाँ लिख दीजिएगा, 5 यहाँ 5 6 30 हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ क्या कहता है कुछ भी नहीं कहे तो आप यहाँ 5 रख दीजिएगा और ये 5 30 30 का आधा 15, इसका 15 आंसर आ जाएगा, इसका 30 आंसर आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 25। प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना? प्रथम 5 सम संख्याओं का योग 30, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग 25। आंसर याद करो, ठीक है ना। चलिए हम लोग औसत पढ़ रहे थे लेकिन औसत से बाहर भी चले जाए। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, बीच बीच में से एक क्वेश्चन इधर उधर से ले लेना है। चलिए एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं वहां से मूलधन से। चलिए 18% छूट, लिख लीजिए क्वेश्चन। 18% छूट देने के बाद, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है। छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? ये मैंने कहा 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य का मतलब जो पैकेटवा में छपा रहता है मूल्य, है ना, तो वही हमारा अंकित। मशीन पर लिखा हुआ था x रुपया, कितना रुपया? x रुपया, उसको 18% क्या मिल गया? छूट मिल गया। x का 18% छूट मिल गया तो उसको कितने में मिला? 13,489। तो देखिए, तो मान लेते हैं मूल्य उसका कितना था, अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं बाबू? x रुपया। तो x का 18% निकाल लेते हैं, x का 18%, तो x का मतलब पूरा 18% 1/100, 2 9 18 हो जाएगा और ये काट देंगे 50, तो कितना हो जाएगा 9x बटे कितना 50। मतलब इतना रुपया छूट मिल गया, इतना रुपया छूट मिल गया। पहले कितना था टोटल उसका अंकित मूल्य x, तो इतना छूट मिला तो उतना घटा दो ना, वही तो घटाया जाता है। अब कितना रुपया मिला टोटल, बस आप x का मान निकाल दीजिए, अंकित का मूल्य आ जाएगा। आप क्या करिए, इसका गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50x और 9x बटे 50, 13 4 8 9, है ना। अब घटा देंगे कितना आ जाएगा, उसको उधर ले चलते बाबू, तो 41x बराबर 13 4 8 9
और 41 को उधर करेंगे तो 13 4 8 9 और बटे कितना हो जाएगा, 41 और ये 50 उधर जाएगा तो गुणा होगा ना बाबू, है ना, तो गुणा कर दीजिए। अब गुणे 50, अब देखिए इसको मैंने 41 को उधर ले गया बटे में, 41 से इसमें भाग दे देना है, 41 से भाग देना, उसमें 50 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो उसको भाग करके दिखाइए हमको जल्दी से, पहले 41 से भाग दीजिए तभी आप आपके लिए आसान रहेगा, नहीं तो आप गलती करेंगे। या तो डायरेक्टली कर सकते हो, देखो आपको दिमाग लगाना बाबू, देखो 0 को छोड़ दीजिए, 5 का गुणा करते चले जाइए, 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 8 40 40 44 के 4 हासिल 4 5 24 20 4 24 के 4 हासिल 2 5 15 15 2 18 15 2 17 7 5 5 1 6 और 0 1 लगा दीजिए। अब 41 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आ गया 329 कितना आया, 329। अब इसमें पूरे 50 करेंगे। 16,450 16,000, 450। हाँ सही है, 16,450, 450। हाँ सही है आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में, 16,450। ठीक है ना, हो गया। नहीं सर, नहीं हो गया। सही लगा। चलिए, अच्छा मुझे सरलीकरण से एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करके दिखाएंगे, या प्रतिशत से और सरलीकरण दोनों से एकदम रिलेटेड है मुन्ना। 300 का 90% और प्लस 90 का 30% कितना होगा, हमको जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। हो गया सर। हो गया आंसर कितना आया, 297 का। चलिए हम चेक कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। 300 का मतलब पूरा, 90% मतलब 1/100, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 3 27 270 प्लस 90 का मतलब पूरा 30% 1/100, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, वो 2/3 है ड्रम में। तो ये हो जाएगा 270 प्लस 9 3 27, जोड़ देंगे कितना आंसर आ जाएगा, 7 7 2 9 और 2 297। कितने लोग का आंसर सही है, तुम्हारा कितना आया, तुम्हारा अभी आपको देख नहीं करेंगे, देख लीजिए सर। अरे ये करिए, देख रहे हैं इसका नाम 27 अभी लगा रहा नहीं 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 लगाया नहीं, पूछ लीजिए हमारे अगला देखिए, एक ड्रम 2/3 भाग जल भरा पर, एक ड्रम है, एक क्या है, ड्रम है, ठीक है ना, लाइट्स लग गया। एक देखिए, एक ड्रम है, क्या बाबू, एक ड्रम है, ठीक है ना, तो इसमें 2/3 भाग, 2/3 भाग, 2/3 भाग पानी भरा हुआ है, 2/3 भाग भरा हुआ है, तो ये मान लेते हैं इस पूरे बर्तन में x लीटर पानी भरा जा सकता है, इसका बर्तन का 2/3 भाग भरा हुआ है, तो x का 2/3 निकाल लेते हैं ना, तो x का 2/3 भाग,
तो 2x बटे कितना हो जाएगा 3। मतलब इतना लीटर अभी पानी भरा हुआ है, इतना लीटर पानी भरा हुआ है। तो 50 लीटर और भर दें इसमें तो ये पूरा फुल हो जाएगा। तो पूरा फुल भरने के लिए मैंने कितना लीटर माना, 100 लीटर मान। इतना लीटर भरा था, अब 50 और भर देगा तो उसी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कुल लीटर कितना है x, और इतना दोनों जोड़ लेंगे 50 प्लस कितना 2x बटे, आंसर आ जाएगा। इसको उठा करके इधर कर दो तो x, ये प्लस पे जाएगा माइनस, बस कोई दिक्कत। यहाँ 3x हो जाएगा, 3x में से 2x घटा देंगे x है ना, बटे कितना हो जाएगा 3। बाबू इसका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 150। 150 लीटर की जरूरत है इसमें, पूरा भर जाएगा। हाँ 150 लीटर भरेगा, ठीक है। ऊपर वाला हो गया होगा। इसमें क्या रहा बाबू, एक बक्से की प्रत्येक कोर, बक्सा है क्या है, बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, तो आयतन कितना होगा, प्रत्येक कोर 3 मीटर है तो उसका आयतन कितना होगा 27 मीटर का क्यूब। देखिए बक्सा, इसका मतलब वो किस आकार का है, घन आकार है ना, घन आकार। तो इसीलिए घन आकार का जब है तभी तो उसके तीनों कोर समान है। तो घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई। तो घन का वैसे डायरेक्ट हम बोल सकते हैं भुजा क्यूब। तो 3 का क्यूब करेंगे 27 मीटर क्यूब कितना आ जाएगा 27, 3 त्रिक 27, ठीक है ना। अब हम चलते हैं किस चैप्टर पे बाबू, चाल दूरी पे है ना। चलिए चाल दूरी और समय, इसमें मैं एक आपको संबंध बताया था सूत्र में, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यही तो बताया था ना। हाँ एक मैंने सापेक्ष चाल भी बताया था, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल मान लेते हैं, 2 रेलगाड़ियां हैं, 1 किलोमीटर से चलता है प्रति घंटा और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। मान लेते हैं ये एक्स रेलगाड़ी इतना और वाई रेलगाड़ी इतना चलता है, समझा ना। तो इसका औसत चाल क्या होगा, ये औसत चाल क्या करता है कि इस पे ये दोनों रेलगाड़ी अगर एक ही दिशा में चलते हैं, अगर रेलगाड़ी दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो इन दोनों का चाल जो होगा वो क्या होगा, अंतर होगा, x माइनस क्या हो जाएगा। हाँ तो ये चाल ये हो जाएगा, इसका चाल ये हो जाएगा मुन्ना, कुल समय मतलब कुल दूरी बटे कुल समय ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये विपरीत चल रहा है, एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है ना, तो इसका चाल क्या हो जाएगा मुझे बताओ, x प्लस वाई हो जाएगा। अब कुल दूरी बटे कुल समय, अब बोलो कैसे, क्योंकि जब अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो उनका अंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। लेकिन जब इधर से भी गाड़ी आ रही है इधर से भी गाड़ी आ रही है तो दोनों का जो है जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना, क्योंकि समय मान लीजिए इधर से आ गया इधर से आ गया तो कम दूरी चलना पड़ेगा, पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम दूरी चलना पड़ेगा। तो इसी कारण इन दोनों का क्या किया जाता है योग। जब विपरीत होगा तो औसत चाल निकाले सापेक्ष चाल निकालने के लिए x प्लस वाई कर देंगे, अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो x माइनस वाई कर, ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक निश्चित दूरी